Good morning, class 10th. My name is Satyvraj Singh and I am your science teacher. Today we are going to learn chapter number 14, Source of Energy. Here I skipped the chapter number 13 that you will learn in next time. Okay. So we are going to learn source of energy. Okay. In class 9th we learned that the total energy during a physical and chemical process is conserved. इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी होती है, या तो वो फिजिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, वो क्या होती है, कंजर्व रहती है, यानी कि वो वेस्ट नहीं होती है। जितना आपने रिएक्शन के पहले जो एनर्जी है, रिएक्शन के बाद भी उतनी ही एनर्जी होती है ना। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ एनर्जी का क्राइसिस है, हमारे यहाँ सबके पास जो है काम करने के लिए एनर्जी का जो है वो शॉर्टेज है, ऐसा क्यों होता है? अगर एनर्जी इफ़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वी शुड हैव नो वरीज। अगर एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता और बिगाड़ा नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो हम क्यों परेशान हैं कि एनर्जी नहीं है हमारे पास? जब एनर्जी आपकी कंजर्व है तो हम फिर भी परेशान है कि हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमें बार बार जो है एनर्जी के सोर्सेज जो है ढूंढने पड़ते हैं, है ना। तो द रिडल कैन बी सॉल्व if we recall what else we learned about energy. Energy comes in different forms and one form can be converted into another form. तो अब इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या हम लोगों ने पहले सीखा है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना। क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसका पूरा स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर आप एक प्लेट लेते हैं, है ना, अगर आप प्लेट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से प्लेट नीचे गिरती है तो वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, यानी प्लेट टूट जाती है। तो इसमें आपने क्या देखा, क्या हुआ, ऊपर से जब आपकी प्लेट गिरती है तो प्लेट में पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी अगर सामान बिना टूटा हुआ रखा है तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। आप उसको कुछ हाइट पे ले जाते हो और उसके बाद उसको छोड़ देते हो, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब नीचे गिरती है प्लेट तो आपको आवाज़ आती है बहुत तेज़ से। ये तो आप लोगों को सबको पता है कि प्लेट अगर नीचे गिराएंगे तो आपको आवाज़ आती है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में। कहाँ कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म, एनर्जी का एक फॉर्म यानी फिजिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में। इसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो कैंडल आपने देखा होगा, है ना। कैंडल में क्या होता है, अंदर एक बत्ती होती है और बाहर तक क्या होता है, वैक्स की कोटिंग होती है ना। तो जब आप उसको लाइट करते हो, जलाते हो कैंडल को, तो क्या होता है, लाइट फॉर्म में चेंज होता है ना। क्या होता है, कैंडल जो है वो लाइट लाइट होती है, उसमें लाइट निकलती है, जलती है, बर्निंग होती है उसकी। तो किस में चेंज होता है, लाइट एनर्जी में। और उसमें हीट भी होती है। जब आप किसी चीज़ को जला रहे हो, वो जल रहा है, तो उसमें हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो कैंडल की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में, जलने पे। तो केमिकल एनर्जी जो होती है, वैक्स जो है वो केमिकली एक फॉर्म है, तो उसका जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रहा है, लाइट और हीट एनर्जी में। अब जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, जैसे जलाने के बाद कैंडल को क्या मिलता है, हमें वैक्स मिलता है ना। तो वैक्स को क्या हम दोबारा अगर हीट उसमें डाल सकते हैं और उसमें जो लाइट है वो दोबारा डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई एनर्जी तो वो कहीं ना कहीं जो है दूसरे फॉर्म में चली गई हो, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें यूटिलाइज हो जाती है। जैसे हीट एनर्जी है और लाइट एनर्जी, ये जल के ख़त्म हो गए, ये उस फॉर्म में जल गए, और आपके जो लाइट एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में चली गई, हीट एनर्जी भी आपके एटमॉस्फेयर में चली गई, है ना। तो कहीं ना कहीं वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। द टोटल एनर्जी
during a physical or chemical process remains the same, but suppose we consider a burning candle again, can we somehow put together the heat and light generated along with the product of the reaction to get back the chemical energy in the wax? नहीं. Let us consider another example, है ना. सपोज वी टेक, अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि 100 मिलीलीटर का पानी लेना है, उसको जो है 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है, ठीक है ना. और गर्म करने के बाद उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ला के रख देना है. तो अब इसमें क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि पानी जो है आपका 100 मिलीलीटर जो वाटर है वो क्या हो रहा है, अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, लेकिन जो कुछ पानी उसका इवेपोरेट हो गया है ना, रूम में इवेपोरेट हो गया, गर्म होने के बाद पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है. तो जो पानी इवेपोरेट हुआ है, क्या उसको आप वापस उसी पानी में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो. तो इस तरह से जो है चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है. इज़ देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल द हीट लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट? और जो हीट जो उसमें हुई, तो जो हीट लॉस्ट हुई क्योंकि पहले गर्म था, और गरम गरम आपने जो है रूम टेम्परेचर पर रखा, जब रूम टेम्परेचर में उसकी हीट चली गई, रूम टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर हो गया, तो जो हीट आपकी लॉस्ट हुई वो आप वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते हो. एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस अगेन वंस इट हैज़ कूल डाउन, जब ठंडा हो गया तो क्या उस जो हीट आपकी गई है उस हीट को ला के उस पानी को गर्म कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, उसको हम ला नहीं सकते हैं. In any example that we consider, we will see that energy is the usable form, आपने उसको यूज़ कर लिया, is dissipated to the surrounding in less usable form. तो क्या होता है, यूजेबल फॉर्म जो है वो एटमॉस्फेयर में आपके सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाता है, खर्च हो जाता है ना. पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं आप उसको, लेस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. हैंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज़ टू डू वर्क इज़ कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन. तो मतलब जो आपने एनर्जी यूज़ किया है ना, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सराउंडिंग में आपके जो है डिज़ोल्व हो गई एनर्जी, तो उसको आप वापस जो है नहीं ला सकते, है ना. अब इसके बाद 14.1, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. अब देखिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है. What can then be considered a good source of energy? तो good source of energy मतलब क्या होता है कि ऐसा source of energy जिसका जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे, ज़्यादा हीट दे, है ना, उससे आपको नुकसान कम हो, फ़ायदे ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. वी इन आवर डेली लाइफ्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क. कई कामों में हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, है ना. वी यूज़ डीजल टू रन ट्रेन, डीजल का यूज़ ट्रेन चलाने में. वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट आवर स्ट्रीट लैम्प जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. और वी यूज़ एनर्जी इन आवर मसल्स टू साइकिल टू स्कूल, या फिर अपने लोग अपने शरीर की एनर्जी, जो मसल्स की एनर्जी है, मसल्स में लगा के उसके बाद साइकिल चलाते हैं, और साइकिल चला के कहाँ जाते हैं, स्कूल. तो अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, है ना, तो आपकी एनर्जी कहाँ से जा रही है, मसल्स के थ्रू जा रही है ना, उस पर मस्कुलर जो है फोर्स आप लगा रहे हैं उस पर. तो एक्टिविटी 14.1, लिस्ट 4 फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट यू यूज़ फ्रॉम मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप टिल यू रीच द स्कूल. तो आपको 4 एनर्जी के फॉर्म लिखने हैं, है ना, कौन कौन सी एनर्जी आप यूज़ करते हो सुबह से उठते हो जब और स्कूल जाने तक, कौन कौन सी एनर्जी आप यूज़ कर लेते हो. तो जैसे ब्रश करने के लिए आप कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी. साइकिल चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी. आपको कपड़े प्रेस करना है तो आप कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, है ना. तो इस तरह से आप लोग 4 एनर्जी के फॉर्म आपको लिखने हैं. दूसरा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हम ये एनर्जी जो 4 आपने एनर्जी लिखी वो कहाँ से मिलती है. तो मस्कुलर एनर्जी आपकी बॉडी से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलती है ना. प्रेस को जो है वो हीट कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. कैन वी कॉल दिस सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या हम इनको सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं. हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं. जहाँ से एनर्जी आपको मिल रही है उसको सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जा सकता है.
द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस, chemical energy for cooking food or running a vehicle all come from some sources. तो अब देखिए मस्कुलर एनर्जी कहाँ से मिलती, फिजिकल वर्क करने के लिए कहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, मस्कुलर एनर्जी होती है। उसको अगर सोर्स ऑफ एनर्जी का अगर नाम दें तो उसको क्या कहेंगे, मस्कुलर एनर्जी। कई सारे अप्लायंसेस जो घर में प्रेस हो गया, बल्ब हो गया, सबको चलाने के लिए क्या कौन सी एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और फूड बनाने के लिए, खाना अगर पकता है तो पकने में कौन सी एनर्जी लगती है, केमिकल एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, केमिकल एनर्जी लगती है। या व्हीकल को अगर आपको चलाना है, केमिकल एनर्जी। तो कुछ ना कुछ ये जो है सोर्सेज होते हैं। वी नीड टू नो हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी इन इट्स यूजेबल फॉर्म। तो हमको ये सेलेक्ट करना है कि किस काम को करने के लिए कौन सा एनर्जी सोर्स हमारे लिए यूज़फुल है ना। जैसे अगर आपको प्रेस गरम करना है तो देखिए पहले के ज़माने में प्रेस किससे गरम करते थे, प्रेस कैसे करते थे, जो इस्त्री करते हैं कोयला डाल के, है ना, कोल एनर्जी जो थी कोयला डाल के करते थे। अब आजकल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, है ना। तो ये उसका सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरा था, और अब जो प्रेस आप यूज़ करते हैं उसका सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज हो गया है। अब एक्टिविटी 4.2 देखिए, कंसीडर द वेरियस ऑप्शन वी हैव व्हेन वी चूज़ अ फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड। तो वेरियस ऑप्शन क्या हो सकते हैं, खाना बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन है। आप चूल्हे में खाना बनाइए, है ना। उसके बाद आप अगर गैस पे खाना बनाते हैं, इंडक्शन पे खाना बनाते हैं, तो तीनों का सोर्स अलग अलग है। चूल्हे पे आप किस तरह से खाना बना रहे हैं, लकड़ी जला के, या फिर आप कहिए कि काऊ डंग का जो वो होता है केक, कंडे, उससे आप बना सकते हैं, है ना। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आप एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इंडक्शन पे बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे सोर्सेज जो हैं खाना बनाने के लिए, आप कुकिंग आवर फूड फ्यूल आप यूज़ कर सकते हैं। अब फ्यूल अगर यूज़ करना है, व्हाट आर द क्राइटेरिया यू वुड कंसीडर व्हेन ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग एज अ गुड फ्यूल। अब आपको अच्छा फ्यूल किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से आप कैटेगराइज करेंगे कि ये अच्छा फ्यूल है। तो अच्छा फ्यूल होने की क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका जो फ्यूल है वो बाय प्रोडक्ट कम दे जो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपका लकड़ी जलती है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, लेकिन एलपीजी जलती है तो धुआं नहीं निकलता है। तो ये आपका एलपीजी लकड़ी से अच्छा वो है, गुड फ्यूल है ना। इसी तरह इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब जैसे अब आपके आसपास अगर जंगल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, तो आप आग कैसे जलाओगे, आप खाना कैसे बनाओगे अगर आपके पास बिजली भी नहीं है ना। तो बिजली तो ईज़िली आपके घर आ सकती है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास पेड़ नहीं, तो पेड़ लगने में बहुत समय लग जाता है, काफ़ी टाइम लगता है। फिर वो बड़ा होगा तब उसको काटेंगे, तब खाना बनाएंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ईज़िली अगर अवेलेबल है कोई फ्यूल तो वो किस कैटेगरी में आता है, गुड फ्यूल की कैटेगरी में, है ना। सस्ता होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं हो कि ऐसा कोई आप फ्यूल नहीं जो बहुत महंगा हो, उसको आप अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं किस में आती है, गुड फ्यूल में। वुड योर चॉइस बी डिफरेंट इन योर इफ़ यू लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो अब देखिए फ्यूल आपको चूज़ करना है। अगर आप फॉरेस्ट में रहते हैं तो किस तरह का फ्यूल यूज़ करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है, आप फॉरेस्ट में अगर रह रहे हैं तो वुड्स का यूज़ करेंगे, और लीव्स जो सूखी होंगी ड्राई लीव्स का यूज़ करेंगे, है ना, एज अ फ्यूल। इन रिमोट माउंटेन विलेज और स्मॉल आइलैंड, अब आप रिमोट आइलैंड माउंटेन में रह रहे हैं तो वहाँ भी आपको जो है पेड़ पौधे ही माउंटेन में मिलेंगे आपको। इन न्यू दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो आपको जंगल नहीं मिलेगा, आपको वुड्स नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा, फ्यूल के उसमें। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको पेट्रोल डीजल लगेगा, खाना बनाना है तो या तो इंडक्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी लेंगे या फिर गैस लेंगे, एलपीजी लेंगे। लिव्ड 5 सेंचुरीज अगो, 500 साल पहले अगर आप, तो उस समय देखिए पेट्रोल वगैरह जो है इतना नहीं था, लकड़ी वगैरह थी, उसी से लोग जो है काम करते थे। इस तरह से आपको फ्यूल जो है वो लिखने हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द टू एक्टिविटीज़ अबव, we can see that the particular source of energy or fuel we select for performing some work depend on many different factors। तो हम जो ये फ्यूल सेलेक्ट कर रहे हैं वो
कई अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। कहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी क्या है ना, किस तरह का आपको अप्लायंसेस चलाना है, किस तरह का आपको उसका यूज़ है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं उस फ्यूल पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का फ्यूल आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वाइल सेलेक्टिंग अ फ्यूल वी वुड आस्क आवर सेल्फ दैट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, कितनी हीट वो आपको दे रहा है। कोई जो जैसे आपका काऊ डंग केक है, वो कम एनर्जी कम हीट देता है, लेकिन वहीं अगर आप चारकोल जलाइए या लकड़ी बर्न करिए, वुड बर्न करिए, है ना, तो वो आपको ज़्यादा जो है हीट देता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है इन कंपेरिजन टू काऊ डंग। ठीक है ना। डज इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, अब ज़्यादा स्मोक देगा तो आप परेशान हो जाओगे, नुकसान भी करेगा आपको। तो काऊ डंग आपको ज़्यादा स्मोक देता है, लेकिन चारकोल आपको स्मोक नहीं देता है। इज़ इट ईज़िली अवेलेबल, अब ये क्या ईज़िली अवेलेबल है। अब आप अगर किसी माउंटेन प्लेस में रह रहे हो, अब चाहो कि आपको गैस सिलेंडर मिल जाए तो पॉसिबल नहीं, वहाँ आपको क्या मिलेगा, वुड्स मिलेगी। लेकिन यहीं अगर आप शहर में रह रहे हो तो वहाँ आपको वुड्स नहीं मिलेगी, वहाँ आपको ईज़िली क्या अवेलेबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, एलपीजी अवेलेबल होगी, फ्यूल्स पेट्रोल डीजल अवेलेबल होंगे, है ना। तो ईज़िली जिस जगह पे जो अवेलेबल होगा वो गुड फ्यूल की कैटेगरी में आएगा। कैन यू थिंक ऑफ 3 मोर रिलेवेंट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट द फ्यूल, 3 अलग क्वेश्चन और भी सोच सकते हैं, जैसे गिवन द रेंज ऑफ फ्यूल वी हैव टुडे, रेंज क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच वुड लिमिट आवर चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलर टास्क लाइक कुकिंग और फूड, आवर फूड। तो अब आपको कुकिंग आवर फूड अगर खाना बनाना है तो पेट्रोल का तो यूज़ करेंगे नहीं, आपको कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा जो खाना बनाने के लिए सूटेबल हो, है ना। अगर आपको गाड़ी चलानी है, मोटर कार चलानी है, तो आप लकड़ी का तो यूज़ करोगे नहीं कि लकड़ी जला के आप मोटर कार चलाओगे, आपको पेट्रोल या डीजल चाहिए। तो इसलिए हर अलग काम के लिए आपको अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी या फ्यूल आपको चाहिए। वुड द फ्यूल सेलेक्टेड ऑल्सो डिपेंड ऑन द वर्क टू बी डन, किस तरह का काम करना है उस पर भी डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल, वुड वी चूज वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन विंटर। तो अब क्या ये हो सकता है कि कोई एक फ्यूल आप खाने के लिए अलग लें और दूसरा फ्यूल हीटिंग द रूम के लिए, मतलब कमरे को गर्म करने के लिए लें, हो सकता है। खाने के लिए आप लकड़ी ले लीजिए, गर्म करने के लिए हीटर ले लीजिए, या खाना बनाने के लिए आप गैस चूल्हा ले लीजिए और कमरा गर्म करने के लिए आप वुड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, है ना। तो अलग अलग हो सकता है। इसके बाद वी कुड देन से दैट द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन। अब देखिए यहाँ पे बताया गया, अगर आपसे कोई पूछता है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, व्हाट आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसका आंसर ये होगा, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, वुड बी ईजिली अवेलेबल, है ना, आसानी से मिलने वाला हो। वुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, अब वो क्या हो, ईजी टू स्टोर मतलब उसको स्टोर करने में आसानी हो और ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। अब जैसे कोयला वगैरह हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया, अगर एक जगह से आपको 100 किलोमीटर दूर पहुंचाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, आपको ट्रक में उसको लोड करना पड़ेगा या आपको ट्रेन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी होता है तो इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टोर करने में भी आसान होती है और ट्रांसपोर्ट करने में भी आसान होती है। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं जो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हों, वो आपके गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भी इकोनॉमिकल, और जो सस्ती हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो सस्ती होनी चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको पहले बता दिया गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सेकंड क्या है, व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल क्या होता है। सो गुड फ्यूल क्या होता है, अ गुड फ्यूल प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग, जलने पे बहुत ज़्यादा हीट दे जो
डज नॉट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक, ज़्यादा स्मोक नहीं देना चाहिए और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरह के फ्यूल को क्या कहेंगे, गुड फ्यूल। थर्ड है, इफ़ यू कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड विच वन वुड यू यूज़ एंड वाई। तो अब नेचुरल गैस जो नेचुरल गैस होती है ना, नेचुरल गैस कैन बी यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग फूड बिकॉज इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेचुरल गैस क्या होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग ऑल दो इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, है ना। इट इज़ ईजली टू यूज़ ट्रांसपोर्ट एंड इट प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। तो आपको हीट बहुत ज़्यादा देती है, ईजी इन ट्रांसपोर्ट है, सस्ती है और काफ़ी ज्वलनशील है। इनफ्लेमेबल मतलब काफ़ी ज्वलनशील है, मतलब हीट उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो हम लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे जो हम यूज़ करते हैं, है ना, जो बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो क्या क्या होते हैं, पहला क्या है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे दबे हुए होते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है, जैसे आपका कोयला हो गया, है ना, कोल हो गया, पेट्रोलियम और एंड नेचुरल गैसेज, है ना। तो इस तरह से क्या, पहला क्या है, फॉसिल फ्यूल है। जो इन एशियन टाइम वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, है ना, लकड़ी जो है वो हीट एनर्जी का अच्छा सोर्स था। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वाज आल्सो यूज्ड फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़। तो पहले क्या होता था कि वाटर और विंड की जो एनर्जी है वो भी यूज़ किया जाता, लेकिन इतने लार्ज लेवल पे नहीं किया सकता था, नहीं किया जाता, लिमिटेड एक्टिविटीज़ में करते थे। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस, क्या आप इनका कुछ यूज़ सोच सकते हैं, सोचिए। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल। अब देखिए, जब कोल एनर्जी का पता चला लोगों को, है ना, तो उसका विस्तार हुआ, उसके विस्तार होने से क्या हुआ, सभी जगह कोल एनर्जी यूज़ होने लगी, है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब इंडस्ट्रीज़ में कोयले वगैरह जो है बहुत जाने लगे, तो इससे जो है इंडस्ट्रीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ और वो ग्रोथ करने लगी, उनको एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा मिल गया, है ना, तो वो ग्रोथ करने लगी। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसने क्या किया, इंडस्ट्री जब डेवलपमेंट हुआ तो लोगों का भी विकास हुआ, है ना, पूरे दुनिया भर में लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, रहन सहन का तरीका अच्छा हो गया। इट हैज़ ऑल्सो कॉज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट अ ट्रमेंडस रेट। तो ग्लोबल डिमांड आ गई इसकी, काफ़ी जगह जो है, सभी जगह जो है कोयले की डिमांड आ गई, है ना। द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेड बाय द फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल से ये डिमांडें जो है वो पूरी हुई। कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये सोर्स क्या थे, कोल और पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम आपको कहाँ से मिलता है, ज़मीन के नीचे से, ठीक है ना। कोल माइंस होती हैं, पेट्रोलियम होता है, ये सब आपको कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड से, ठीक है ना। और इनको बनने में जो है लाखों साल लग जाते हैं, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इनको जो है बनने में, इसलिए ये लिमिटेड है। क्या है ये सब, लिमिटेड रिज़र्व हैं। तो इनको अब क्या ज़रूरत है कि इनको बचा के रखा जाए। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है इतनी तेज़ी से, वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं होगा। द फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब क्या है, इनको नया नहीं किया सकता, फॉसिल फ्यूल को नया नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। तो अभी अगर आपने ख़त्म कर दिया और कैसे फिर लाखों साल बाद आपको मिलेगा, है ना। सो वी नीड टू कंजर्व देम, इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज सोर्सेज एट सच अलार्मिंग रेट वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी। अगर इसी तरह हम इस सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते रहेंगे, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते रहेंगे, तो कुछ दिन बाद ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड। तो अब इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया कि अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, वो आगे आपको बताएंगे क्या होते हैं। तो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को हमने खोजने का शुरू किया। बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन हम पहले से जो है किस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, फॉसिल फ्यूल पे। एनर्जी की जहाँ ज़रूरत होती है तो सबसे पहले किसकी बात आती है, फॉसिल फ्यूल की। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेज टू।
अब एक डिसएडवांटेज है कि ये ख़त्म होने वाले सोर्स हैं और इसको रेन्यू होने में समय लगता है, तो इसी तरह से यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे भी इनके जलाने पे इसके कई डिसएडवांटेज हैं, है ना। क्लास 9 में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जो किससे होता है, बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो कोल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को अगर हम जला के एनर्जी लेते हैं तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर एसिडिक ऑक्साइड्स। अब कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर को जलाने से, फॉसिल फ्यूल को जलाने से क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड क्रिएट होता है, जनरेट होता है ना। इससे क्या होता है कि एसिड रेन होती है। दिस लीड टू एसिड रेन विच अफेक्ट्स आवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। अब ये जब ऑक्साइड ऊपर आसमान में जाते हैं, एयर से कंबाइन होते हैं, और जब पानी गिरता है तो यही एसिड रेन बन के हमारे ज़मीन पे जो है ये गिरते हैं। जब ज़मीन पे गिरते हैं, पानी पे गिरते तो उनको पोल्यूटेड कर देते हैं, है ना। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप जब कोल जलाएंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। थिंक इट ओवर। अब आपको सोचना है, हाउ वुड आवर लाइफ चेंजेस इफ़ वी कुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। क्या हमारी लाइफ में चेंज होगा अगर हमको अभी इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाए। अब आप सोचिए कि क्या होगा, है ना। द पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल कैन बी सम वॉट रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबस्टन प्रोसेस एंड यूजिंग वेरियस टेक्निक टू रिड्यूस द escape of harmful gases and ashes into the surroundings। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, है ना, फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो हम ऐसा कुछ इंतज़ाम करें कि जलने के बाद उसमें जो है कम हार्मफुल गैसेस निकले, कम हार्मफुल एसेस निकले, जो आपके वातावरण को कम गंदा करें, है ना। उसकी इफ़िशियंसी अगर आप बढ़ा देंगे फॉसिल फ्यूल की, तो उससे कम स्मोक निकलेगा, कम एसिड्स ऑक्साइड्स निकलेंगे, तो उससे आपका सराउंडिंग जो है वो कुछ हद तक बच सकता है। कम हार्मफुल गैसेस उससे निकले तो कुछ हद तक आपका एटमॉस्फेयर जो है, सराउंडिंग वो है वो बच सकता है। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पस इन गैस स्टोव्स एंड व्हीकल्स, डू यू नो फॉसिल फ्यूल आर मेजर फ्यूल यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप देखिए फॉसिल फ्यूल्स के बारे में क्या जानते थे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, गैस में, स्टोव्स में, व्हीकल्स में। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट आवर ओन स्मॉल प्लांट इन द क्लास एंड सी व्हाट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग आवर फेवरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्लास में अब क्या देखेंगे, छोटे स्केल पे एक जो है इस तरह का चीज़ बना सकते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसके लिए एक्टिविटी 14.3 दिया हुआ है। अब एक्टिविटी 14.3 में क्या करना है कि आपको एक टेबल टेनिस की बॉल लेनी है। टेबल टेनिस की बॉल थोड़ा हार्ड होती है, उसमें 3 स्लिट्स करने हैं, यानी 3 जो है कट लगाने हैं। अब उसके बाद कट में जो है आपको क्या करना है कि सेमी सर्कुलर कट का स्टील मेटल का जो है इस तरह से आपको एक कट 3 पार्ट लेने हैं और उस स्लिट्स में आपको लगा देना है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं ये दिखा देता हूँ, है ना। ये आपका टेनिस बॉल है और ये आपके 3 स्लिट्स लगे हुए हैं मेटल के, है ना। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर से एक एक्सेल गया हुआ है, जो एक्सेल घूमने से क्या, इसके घूमने से जब ये घूमेगा इस तरीके से, तो उसके साथ साथ क्या घूमेगा, उसका पीछे लगा हुआ एक्सेल घूमेगा। तो ये आपको अरेंजमेंट जो है इस तरह से करना है। क्या करना है आपको एक टेनिस की बॉल लेनी है, उसमें छेद करके एक एक्सेल लगा देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें 3 स्लिट्स करने हैं, 3 स्लिट्स में मेटल की आपको प्लेट लगा देनी है 3, जिस तरह से पंखे में लगा होता है उस तरह से। अब उसके बाद एक क्या करना है, प्रेशर कुकर लेना है।
मान लीजिए यहाँ पे आपने इंडक्शन रखा हुआ है, ये इंडक्शन है मान लीजिए आपका। इंडक्शन आपने देखा होगा घर पे होता है, जिसमें खाना बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ये आपका कुकर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? कुकर। कुकर से आपको पता है जब प्रेशर बनता है तो सीटी निकलती है, सीटी से जो है एयर निकलती है, गर्म हवा निकलती है। तो जब आप इसको हीट देंगे कुकर को, तो इसमें क्या होगा? पानी रख दिया आपने, पानी गर्म होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? सीटी से क्या निकली? गर्म हवा निकलेगी। इस गर्म हवा को आपको कहाँ डायरेक्ट करना है? इस तरफ। ये आपकी गर्म हवा जो है इधर निकल रही है। अब ये गर्म हवा जब इस स्लिट पे पड़ेगी, इस प्लेट पे पड़ेगी, तो क्या करेगी? इसको इस तरफ घुमाएगी, इस तरफ घुमाएगी तो ये वाला घूम के यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये जब घूमता रहेगा तो इस तरह से ये घूमना जो है वो शुरू कर देगा। बार बार इस पर जब सीटी पड़ेगी, इस पर जब गर्म गैस पड़ेगी, प्रेशर पड़ेगा, तो ये ऐसे ऐसे करके जो है घूमने लगेगा। जब ये घूमने लगेगा तो इसके पीछे जो ये एक्सेल लगा है, ये एक्सेल है ना, यहाँ पीछे जो है ये एक्सेल लगा है, ये घूमने लगेगा। एक्सेल घूमने से क्या होगा कि यहाँ पे एक डायनामो लगा हुआ है। अब डायनामो क्या काम करता है? डायनामो का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये घूम रहा है तो ये कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है ना। कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये डायनामो। ये डायनामो क्या काम कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। यही काम टरबाइन में होता है ना। किस में होता है? टरबाइन में। अगर आपसे कोई पूछेगा टरबाइन की वर्किंग क्या है, तो उसमें क्या होता है कि एक टरबाइन में प्लेट्स लगी होती हैं, वो प्लेट्स जब घूमती हैं तो उसमें लगा डायनमो जो है उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। दिस इज़ आवर टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये एक छोटा सा सैंपल है, इस तरह से आपका जो है टरबाइन काम करता है। द सिंपलेस्ट टरबाइन हैव वन मूविंग पार्ट। तो आपका जो मूविंग पार्ट हो क्या है? ये मूविंग पार्ट है, वन मूविंग पार्ट। रोटर ब्लेड असेंबली, तो ये रोटर है, सॉरी ये रोटर है, ये ब्लेड असेंबली है, ब्लेड लगा हुआ है ना। द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड। अब ये मूविंग फ्लूइड मतलब ये जो आपका यहाँ पे ये फ्लूइड है, ये मूविंग फ्लूइड है। द मूविंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द ब्लेड, ब्लेड पे एक्ट कर रहा है मतलब उस पर प्रेशर दे रहा है, टू स्पिन देम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। अब ये इसको एनर्जी जब देगा तो ये क्या करेगा? घूमने लगेगा। रोटर इसका क्या करेगा? ये घूमने लगेगा, तो ये भी इसके पीछे जो एक्सेल लगा है वो भी घूमने लगेगा, है ना। दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन। हमको सिर्फ फैन मूव कराना है, ये जो रोटर लगा हुआ है ये अपने आप मूव करने लगेगा। फैन मूव करेगा तो रोटर उसी के साथ कनेक्टेड है, रोटर भी उसी के साथ घूमने लगेगा। विथ स्पीड विच वुड टर्न द शाफ्ट ऑफ द डायनोमो एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब ये रोटर घूमेगा तो इसका डायनामो का शाफ्ट अंदर हो लगा हुआ होता है, वो भी घूमेगा। शाफ्ट घूमेगा तो शाफ्ट घूमने से क्या होता है? इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा डायनामो, है ना। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम अ नेसेसिटी इन टूडेज सिनारियो। अब ये कौन सा फॉर्म है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय के सिनारियो में? द वेरियस वेज इन विच दिस कैन बी डन डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो है कई तरीके से किया जा सकता है। ये वाला जो सिस्टम है टरबाइन वाला, ये जो है ये कई तरीके से किया जा सकता है। आप गरम इसमें गैस दे दीजिए या इसके ऊपर आप पानी गिरा दीजिए, है ना। तो डैम के पास जो टरबाइन लगे होते हैं उस पर पानी गिराया जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कई तरीके से इसको किया जा सकता है ना। वी विल सी हाउ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड टू रन द टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि कितने तरीके होते हैं जिससे हम टरबाइन को रन करा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें? थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट मतलब क्या हो गया? इसमें देखिए समझने वाली बात है। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल मतलब हीट।
तो अब यहाँ देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न एवरी डे इन पावर सेक्शन स्टेशंस टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। अब इसमें क्या होता है कि कई सारा जो है पानी को गर्म किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल को जला के हम पानी गर्म करते हैं टू प्रोड्यूस स्टीम। किसके लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए। अब उसी स्टीम को आप अगर टरबाइन पे डालेंगे, फर्दर रन्स द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब उस स्टीम को जब आप कहाँ डायरेक्ट करोगे, टरबाइन पे, तो टरबाइन रन होगा, रोटेट होगा, और टरबाइन रोटेट होने से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर इफिशियंट दैन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। तो अब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का खर्चा है और ईज़ है ना, वो किससे अच्छा है। अगर आप कोल और पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उससे अच्छा आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दीजिए एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देयर फॉर मेनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स। तो इसमें क्या होता है, अधिकतर जो थर्मल पावर प्लांट हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, कोल या ऑयल फील्ड्स के पास, जहाँ से कोयले खदानें हो या ऑयल का, जहाँ से ऑयल निकलता हो। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज़ यूज्ड सिंस फ्यूल इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब देखिए, थर्मल एनर्जी से क्या समझ, थर्मल पावर प्लांट से आप क्या समझ रहे हैं कि फ्यूल को जला के क्या बनाया जाता है, हीट जनरेट की जाती है। और उस हीट से, जैसे ये देखिए, फ्यूल को जलाया आपने तो क्या जनरेट हुआ, थर्मल हीट, और उससे आप क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो इसी को हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। अब यहाँ नीचे देखिए, दूसरा टॉपिक है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मतलब होता है पानी, पानी की वजह से आप, पानी की हेल्प से आप क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसको देख लेते हैं। Another traditional source of energy was the kinetic energy of flowing water। तो दूसरा क्या तरीका है कि बहते हुए पानी की आप यूज़ करें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अगर कोई चीज़ कहीं पर रखी हुई है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ आप स्टोर कर रहे हैं कोई सामान, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और कोई चीज़ जब फ्लो करती है तो वो फ्लोइंग जो एनर्जी है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो एंड द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर और अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वाटर एट अ हाइट। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब फ्लोइंग वाटर की, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी हाइट पे अगर आप कुछ पानी स्टोर कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो पावर प्लांट क्या करता है कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। कैसे, सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास वाटरफॉल्स बहुत कम है, हमको तो वाटरफॉल चाहिए ना, इसके लिए वाटरफॉल कम है, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए डैम्स बनाते हैं, है ना। हमारे पास वाटरफॉल कम है, झरने कम है। झरने में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली पानी ऊपर से नीचे गिरता है। अगर हम नीचे पानी की जहाँ बहाव है वहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं तो टरबाइन रोटेट करने लगेगा। लेकिन हमारे पास क्या है, वाटरफॉल्स कम है, इसलिए हमको क्या बनाना पड़ता है, डैम। और फिर उस डैम से पानी जो है ऊपर से नीचे गिराते हैं, नीचे टरबाइन लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। In the last century, a large number of dams were built all over the world। तो पिछली सेंचुरी में क्या हुआ, कई सारे जो हैं डैम्स बनाए गए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एज वी सी फ्रॉम द फिगर 14.1, a quarter of our energy required in India is made by hydro power plant। तो अभी आपने देखिए, ये देखिए, अब आप ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये इसमें क्या दिखा रहा है कि ये जो रेड वाला पार्ट है, ये कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा है, कोल एनर्जी। मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा जो पार्ट है वो क्या, किस पे वर्क करता है, कोल एनर्जी पे, है ना। और ग्रीन वाला जो पार्ट है, दिस वन, इतना पार्ट जो है इंडिया का वो किस पे चल रहा है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस पे। ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, 1/4 है, मतलब 1/4।
1/4 पार्ट आपका इंडिया का किस पे चल रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट पे। ये छोटा सा जो है ब्लू कलर का हाइड्रो है, और उससे छोटा जो है वो विंड पावर पे चलता है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है काम चलता है अलग अलग एनर्जी सोर्सेज से। सबसे ज़्यादा किससे चलता है, कोल से। तो अब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट का एक सीमेंटिक डायग्राम है, सीमेंटिक व्यू है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजर्वायर है, बांध है, यहाँ पे पानी जो है कुछ हाइट पे स्टोर किया गया है, ये गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब जब आपको टरबाइन को चलाना होता है तो क्या करते हैं आप, ये गेट्स जो हैं हल्के हल्के खोल देते हैं, तो यहाँ से पानी जो है वो फ्लो होने लगता है। पानी फ्लो होता है यहाँ पे, तो ये टरबाइन आपका रोटेट करने लगता है। रोटेट करने के बाद ये इसको यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, ये क्या करता है, इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ से अगर घूम रहा है, ये घूमता है तो यहाँ से एनर्जी यहाँ पे जाती है। ये क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, हाई राइज डैम are constructed on the river to obstruct the flow of water and thereby collect water in larger reservoirs। तो डैम का क्या काम होता है, इसको करने के लिए हाइडल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करते हैं कि बहुत ऊंची जगह पे एक डैम बनाया जाता है, वहाँ पे रिवर का पानी रोक के और उसको स्टोर किया जाता है रिजर्वायर में, है ना। द वाटर लेवल राइजेज एंड इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप बहते हुए पानी को, यानी बहता हुआ पानी यानी काइनेटिक एनर्जी, बहते हुए पानी को आप किसी रिजर्वायर में स्टोर कर रहे हो, तो किसमें एनर्जी किस में स्टोर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में आप उस वाटर की एनर्जी को स्टोर कर ले रहे हो, ठीक है ना। द वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरिड थ्रू पाइप्स। अब उसके बाद जो हाइट पे आपने रिजर्वायर बनाया है, उसमें से पानी आप नीचे किससे लाते हो, पाइप्स के थ्रू लाते हो टू द टरबाइन पे एट द बॉटम ऑफ द डैम। तो सबसे डैम के बॉटम पे क्या होता है, टरबाइन होता है, पूरा आपका सिस्टम लगा हुआ होता है। तो वहाँ पे टरबाइन पे आप पानी कैसे लाते हो, ऊपर से पाइप के थ्रू लेके आते हो। सिंस द वाटर इन द रिजर्वायर वुड बी रीफिल्ड ईच टाइम। अब इसमें क्या होता है कि रिजर्वायर में पानी जो है अपने आप भरता रहता है। कैसे, जब बरसात होती है तो पानी ऑटोमेटिकली वहाँ पे नदी में आ जाता है और रिजर्वायर में भर जाता है। तो हमको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा रिजर्वायर का पानी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये इसको आप कह सकते हैं कि रिजर्वायर में जो पानी आता है वो रिन्यूएबल है, मतलब वो बार बार जो है उसको भर सकते हैं। वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स गेटिंग यूज्ड अप द वे फॉसिल फ्यूल वुड गेट फिनिश्ड वन डे, यानी भर जाएगा आपका रिजर्वायर में पानी। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इट। तो अब देखिए, लेकिन आपने ये काम तो कर लिया, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, लेकिन डैम्स बनाने के लिए उसके लिए आपको डैम चाहिए, और डैम बनाने में बहुत नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है कि जिस जगह पे आप डैम बनाएंगे, है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी नदी का फ्लो रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपको दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप नदी का फ्लो रोकोगे तो नदी जो है वो क्या करेगी, चारों तरफ के इलाके में, चारों तरफ के एरिया में फैल जाएगी। तो फैल जाएगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, आसपास के जो गांव हैं वो डूब जाएंगे। तो डैम ऐसी जगह बनाया जाता है, वहाँ से डैम बनाने के पहले आसपास के गांव जो हैं वो खाली करा दिए जाते हैं। दूसरा, वहाँ के जंगलों में या वहाँ के ज़मीन पे जो जीव जंतु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो जो हैं वहाँ से जाना पड़ेगा या मर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो है बहुत नुकसान इस तरह से होता है। वहाँ से लोगों का जो है रहना हट जाता है, रह नहीं पाते वहाँ पे जहाँ डैम होता है। जीव जंतु जो हैं, एनिमल्स जो हैं, बर्ड्स जो हैं, वहाँ से रहना जो है उनका हट जाता है ना। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं नुकसान पहुँचाती हैं। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज अंडर द वाटर इन डैम्स। तो लार्ज इकोसिस्टम, वहाँ जीव जंतु का जो रहन सहन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या पानी के अंदर डूब जाता है ना। द वेजिटेशन विच इज समर्ज रॉट्स अंडर द
अनएरोबिक कंडीशन एंड गिव्स राइज टू लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। अब देखिए वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वो जब डूब गए तो उसमें क्या होता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो मीथेन गैस जनरेट होने लगती है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है। उस एरिया में ग्रीन हाउस गैस जनरेट करती है और उस एरिया में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जनरेट होने लगता है। ये जो है एटमॉस्फेयर के लिए भी खतरा है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। अपोजिशन, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, तहरी डैम ऑन रिवर गंगा और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन रिवर नर्मदा, इसका बहुत अपोज हुआ सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पे जब डैम बनेगा तो क्या हो जाएगा, आसपास के लोग जो हैं वो उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, गांव सारे डूब जाएंगे, जीव जंतु सारे मर जाएंगे या वहाँ से चले जाएंगे, ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट वहाँ बढ़ जाएगा। तो इस वजह से डैम बनाना भी थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्की भी होता है और ख़तरनाक भी होता है। इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कन्वेंशनल सोर्स में, कन्वेंशनल सोर्स में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी हम इंक्रीज़ कर सकें। तो अब देखिए इसमें पहला क्या पॉइंट आता है, बायोमास। बायोमास क्या होता है, वी मेंशन्ड अर्लियर दैट वुड हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लकड़ी का आप यूज़ बहुत दिनों से कर रहे हैं। इफ़ वी कैन इंश्योर दैट इनफ ट्रीज आर प्लांटेड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फायरवुड कैन बी अश्योर्ड। अब इसके लिए आपको क्या अश्योरेंस देना पड़ेगा कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाएंगे तब तो आप जो है इसका यूज़ कर पाएंगे वुड फायर का। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ काउ डंग केक्स एज अ फ्यूल। कंडे जो होते हैं, कंडे का भी यूज़ करते हैं फ्यूल एज अ फ्यूल। Given the large livestock population in India, this can also assure us a steady source of fuel. Since these fuels are plant and animal product, तो अब ये जो इस तरह के फ्यूल हैं, वुड फायर यानी वुड हो गया, काउ डंग केक हो गया, क्या है, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट है। द सोर्स ऑफ दीज फ्यूल्स इज सेट टू बी बायोमास। तो इस तरह के जो जानवरों से और पेड़ पौधों से जो आपको फ्यूल मिलता है उसको क्या कहते हैं, बायोमास, है ना। These fuels, however, do not produce much heat on burning and a lot of smoke is given out when they are burnt. तो अब ये फ्यूल जो है वो क्या है, अच्छे तो हैं, ईजिली अवेलेबल भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि कम हीट देते हैं और स्मोक जो है ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना, जलने पे। देयर फॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस फ्यूल आर नेसेसरी। तो इनको जो है टेक्निकली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। व्हेन वुड इज़ बर्न इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब लकड़ी को आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन में जलाते हो तो उसमें क्या बचता है, चारकोल। क्या बचता है, चारकोल। और चारकोल जब जलता है तो उसमें फ्लेम नहीं होती है और स्मोक नहीं होता है। चारकोल कैसे बनता है, जब किसी लकड़ी को आप कम ऑक्सीजन में बर्न करते हो। और चारकोल की क्वालिटी क्या होती है कि इसमें स्मोक नहीं होता है, स्मोक नहीं होता है और इसमें फ्लेम नहीं होती है, और इसका जो जलने का वो है, हैज़ अ हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी, मतलब ये हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चारकोल। सिमिलरली काउ डंग वेरीज प्लांट मटेरियल cow dung, various plant material like the residue after harvesting the crops, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biogas। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया कि जो कई सारे प्लांट हैं, प्लांट के मटेरियल जैसे उसकी छाल हो गई, पत्तियां हो गई पौधे की या पेड़ की, है ना, रेसिड्यू बचा हुआ, क्रॉप्स का जो बचा हुआ पार्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट वेजिटेबल या ख़राब चीज़ें जो हैं ये डीकम्पोज होके क्या बनाती हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब डीकम्पोज होती हैं तो क्या बनाती हैं, बायोगैस। तो डीकम्पोजिशन विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ये चीज़ें डीकम्पोज होती हैं, वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये क्या जनरेट करती हैं, बायोगैस। सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज मेनली काउ डंग,
तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, काऊ डंग, गोबर। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस। तो जो काऊ डंग से आपका वो बनता है बायोगैस, उसको क्या कहते हैं, गोबर गैस। बायोगैस इज प्रोड्यूस इन प्लांट इज शोन इन द फिगर 14.4। तो अब यहाँ पे आपको देखिए दिखाया गया है गोबर गैस प्लांट। इसको बायोगैस प्लांट भी कह सकते हैं, गोबर गैस प्लांट भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि गोबर को पानी के साथ मिला के इस पार्ट से, स्लरी वाला पार्ट जो होता है, इस पार्ट से आप इसके अंदर डाइजेस्टर के अंदर डालते हैं। अब डाइजेस्टर ये जो पूरा बना हुआ होता है सिस्टम में किससे बनता है, ईंट से बनता है। अब यहाँ पे जो ये डाइजेस्टर है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के ज़िंदा रहते हैं और अपना जो खाना है वो जो अपना वर्क है वो किस में करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो अब क्या होता है, यहाँ पे आपने स्लरी बनाया गोबर और पानी का, स्लरी बना के आपने यहाँ से डाल दिया। डालने के बाद ये स्लरी कहाँ चली गई, यहाँ पे फिल हो गई, ठीक है ना। अब अंदर ऑक्सीजन नहीं है और डिकम्पोजिशन हो रहा है इनका, है ना। द डाइजेस्टर इज अ सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज नो ऑक्सीजन, ठीक है। अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ काउ डंग स्लरी। अब इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इसको डिकम्पोज करते हैं, काउ डंग की स्लरी को जो है वो अंदर यहाँ पे उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना। इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। अब कुछ दिन यहाँ पे लगता है इसको डिकम्पोज होने में, है ना। टू बी कंप्लीट जनरेट गैस लाइक मीथेन। अब इसके बाद जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये गैस यहाँ पे आ जाती है, जहाँ खाली पार्ट है वहाँ पे गैस बन जाती है और उस गैस को हम यहाँ से निकाल लेते हैं गैस आउटलेट से। फिर यहाँ पे आप चूल्हा लगा लीजिए या जो भी आपको यूज़ करना है इस गैस का, आप उसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सी मीथेन गैस इसमें जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो गैस यहाँ पे जनरेट होती है कौन कौन सी, मेनली मीथेन होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। द बायोगैस इज स्टोर इन द गैस टैंक अबव द डाइजेस्टर। तो बायोगैस कहाँ स्टोर हो रही है, यहाँ पे अबव द, ये डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर के ऊपर यहाँ पे स्टोर हो रही है। विच दे आर ड्रॉन थ्रू द पाइप्स फॉर यूज़। पाइप के द्वारा आप इसको फिर बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है इसका वो यहाँ से जो है बाहर आ जाता है। मैन्यूअर मतलब होता है खाद या फर्टिलाइज़र। फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ ऊपर आ जाता है और उसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पेड़ों में खाद के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, बायोगैस में 75% ऑफ मीथेन। अब मीथेन क्या होती है, बिना स्मोक की जलती है। गोबर गैस अगर किसी ने यूज़ किया तो देखा होगा आपने कि मीथेन जो गोबर गैस होती है वो उसमें स्मोक नहीं होता है, जैसे आपका एलपीजी जलती है वैसे ही जलती है और कोई कचरा नहीं बचता है, ना कोई ऐश बचती है, ना कुछ भी बचता है, ठीक है ना। इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज़ हाई, हीटिंग कैपेसिटी हाई होती है। बायोगैस इज़ ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग, लाइट जलाने में भी काम होती है। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव पीरियोडिकली। अब ये जो स्लरी यहाँ पे बच रही है, ये स्लरी ये जो बच रही है इसको टाइम टू टाइम यहाँ से हटाया जाता है और हटाने के बाद ये किसके काम में आती है, बायो वेस्ट जो होता है वो किस में काम आता है, एज अ फर्टिलाइज़र आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब देखिए बायोगैस क्या है, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा। गाय भैंस जब तक रहेंगी तब तक आप उनके गोबर से गोबर गैस बना सकते हो। तो ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए विंड एनर्जी आता है ना। विंड एनर्जी क्या होता है, तो विंड एनर्जी भी क्या होगा, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि हवा चलना कभी बंद नहीं होगी। तो हमने क्लास 9th में क्या देखा है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास
and water bodies by solar radiation generates air movement and causes wind to blow. देखिए हवा कैसे चलती है, तो जो आपका जब सूरज होता है, सन से जो रेडिएशन निकलता है वो क्या करता है, सोलर रेडिएशन क्या करता है, आपके नीचे के एटमॉस्फेयर को, ऊपर के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है ना। जैसे ही उसकी सन रेज यहाँ पे पड़ती हैं, रेडिएशन पड़ता है एटमॉस्फेयर पे, तो ऊपर का जो वो है उसको गर्म कर देता है। तो जब गैसेस गर्म हो जाती हैं तो ऊपर की तरफ उठती हैं और नीचे की ठंडी गैसेस उसका जगह लेने के लिए ऊपर आ जाती हैं। तो यही प्रोसेस जो है चलता रहता है, इसी से हवा जो है वो ब्लो होती है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। अगर सन आपका रेडिएशन दे रहा है, एटमॉस्फेयर की ऊपर की हवा गर्म होती है, तो वो फिर ब्लो होना, चलना जो है शुरू कर देती है, लेकिन 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज टू डू वर्क। ये अब उसके जब हवा चलती है तो उसमें क्या होती है, फ्लोइंग है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ हम किस में कर सकते हैं, अलग अलग काम करने में। दिस एनर्जी वॉज हार्नेस्ड बाई विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क। तो पिछले ज़माने में हमने क्या किया इससे, कि इसको कंट्रोल किया, हार्नेस किया, किसके द्वारा, विंड मिल के द्वारा, और इससे हमने क्या किया, मैकेनिकल वर्क कराया। फॉर एग्जाम्पल इन वाटर लिफ्टिंग पंप द रोटेटरी मोशन ऑफ विंड मिल इज़ यूटिलाइज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लेड्स लगी हुई हैं, जब ये रोटेट होती हैं, अब ये बहुत बड़ी होती हैं, बहुत हाई साइज़ की होती हैं, है ना, लार्ज साइज़ की, और बहुत ऊपर तरफ लगी होती हैं, हाइट पे, काफ़ी हाइट पे होती हैं। तो ऊपर रेगुलर हवा जो है, जैसे नीचे क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हवा बंद हो गई है, लेकिन बहुत थोड़ा ज़्यादा हाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर रेगुलरली हवा जो है आपकी वो चलती रहती है। तो जब ये हवा चलती रहती है तो ये रेगुलर जो है वो मूव करता रहता है, ये जो है रेगुलरली इसकी ब्लेड्स मूव करती रहती हैं। तो इसके ब्लेड जब मूव करेगी तो यहाँ से अगर हम एक शाफ्ट लगा दें नीचे इस तरह से, तो जैसे ये मूव करेगा तो ये भी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर वाटर टैंक है कोई, और यहाँ पे हमने एक बाल्टी लगा दिया, तो ये क्या करेगा, पानी को ऊपर नीचे करके इसको कुएं से बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह से हम इस विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके, ठीक है ना। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब ये जो घूम रहा है आपका जो रोटेटरी मोशन है इस विंड मिल का, इससे क्या कर सकते हैं, आप टरबाइन को घुमा सकते हैं, है ना। टरबाइन को, जैसे टरबाइन भी ऐसे ऐसे घूमता है, तो आप इसको जो है, इससे जब ये इसका रोटेटरी मोशन होगा तो इससे आप टरबाइन कनेक्ट कर दीजिए, टरबाइन भी रोटेट होगा साथ ही साथ, टरबाइन रोटेट होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। द आउटपुट ऑफ अ सिंगल, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो सिंगल विंड मिल का आउटपुट है वो कम होता है और हमको चाहिए ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं कि हम इसी एरिया में आसपास एक विंड मिल लगा दिए, उसके बाद दूसरी विंड मिल लगा दिए, तीसरी विंड मिल लगा दिए। तो कई सारी इस तरह से रेगुलर विंड मिल यहाँ लगाते जाते हैं उस एरिया में ज़्यादा पावर लेने के लिए। Therefore, a number of windmills are erected over a large area, which is known as wind energy farm. कई सारे आपने इसी तरह से विंड मिल लगा दिए, तो उस कई सारे विंड मिल को एक साथ कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी फार्म। द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल इन द फार्म इज कपल्ड टुगेदर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। और सब से एक साथ इलेक्ट्रिसिटी जब मिलने लगती है तो आप एक साथ जो है उसको कॉमर्शियल स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उससे आप करा सकते हैं एक साथ, है ना। तो अब जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विंड एनर्जी क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे कोई नुकसान नहीं होता इन्वायरमेंट को, है ना। सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, ये जो है विंड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो ये एनर्जी भी कभी ख़त्म नहीं होगी, रीन्यू कर सकते हैं इसको। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन होता है वो महंगा हो सकता है, महंगा होता है ना।
इट रिक्वायर्स नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रिकरिंग एक्सपेंसेस और इंस्टॉलेशन इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि आपको इसमें बार बार खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक बार आपने जो है फार्म सेटअप कर दिया तो काफ़ी दिनों तक इसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब इसका सेटअप किया जाता है तो इसमें बहुत खर्चा आता है ना, क्योंकि बहुत बड़ा जो है आपको टावर लगाना पड़ता है, बहुत सारी जगह चाहिए होती है आपको, है ना। उसमें जो जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो बहुत कॉस्टली आते हैं। उसके बाद जब ये एक बार ख़राब होता है तो दोबारा इंस्टॉल करने में भी बहुत खर्चा आता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। बट दे आर मेनी लिमिटेशन इन harnessing wind energy. Firstly, wind energy farms can be established only at those places where wind blows for the greater part of the ईयर, मतलब ऐसी जगह पे ये लगाया जाता है जहाँ पे हमेशा हवा जो है आपकी साल भर में चलती रहती है। द विंड स्पीड शुड ऑल्सो बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि उसकी विंड की स्पीड क्या होनी चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर। उससे अगर कम होगी तो आपका ये ब्लेड्स इसकी रोटेट नहीं करेंगे और आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, है ना। फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटी लाइक स्टोरेज सेल्स to take care of the energy needs during a period when there is no wind। आपको कोई ना कोई एक स्टोरेज यूनिट चाहिए। अगर मान लीजिए विंड नहीं चल रही है तो आपको जो है कुछ ना कुछ स्टोरेज यूनिट चाहिए जिससे आप कंटिन्यूसली आप एनर्जी जो है जनरेट करा सकें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है। फॉर अ 1 मेगावाट जनरेटर द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 मेगावाट जनरेटर के लिए आपको 2 हेक्टेयर की ज़मीन, मतलब बहुत ज़्यादा है, ज़मीन आपको चाहिए होती है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज़ क्वाइट हाई, है ना। तो आपको जो पैसा लगता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। मोर ओवर सिंस द टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज टू द वेरियस ऑफ नेचुरल लाइक रेन, सन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, और इसके जो ब्लेड्स वगैरह हैं जो आप इसमें इक्विपमेंट लगा रहे हैं वो किससे इसको नुकसान भी होता है, किससे, पानी अगर पड़ जाएगा, हवा चलेगी या तूफान आएगा तो इससे जो है मेंटेनेंस चार्ज जो है इसका बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर आप ये देखें तो विंड एनर्जी जो है आपका इकोनॉमिकल ज़्यादा नहीं है, कम इकोनॉमिकल है, यानी कि किफ़ायती कम है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन आंसर बताने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताऊंगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो फर्स्ट क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है ना। फॉसिल फ्यूल रिलीजेज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा दैट कॉज एसिड रेन, एसिड रेन होती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इससे इंक्रीज हो जाती है जो इससे फॉसिल फ्यूल से जो गैसेज निकलती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स विच हैव been traditionally used by human being as an energy sources and are non renewable source of energy। तो जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगी, नॉन रिन्यूएबल है, उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड एंड कैन नॉट बी रिन्यूड ऑन देयर ओन। तो ये क्या है, लिमिटेड है और अपने से रिन्यू जो है नहीं हो सकती, इनको लाखों जो है ईयर्स लग जाते हैं, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इसको रीजनरेट होने में। दे आर बीइंग कंज्यूम्ड एट अ लार्ज रेट, बहुत लार्ज रेट पे जो है कंज्यूम हो रहे हैं। इफ़ दिस रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यू, इसी तरह से अगर ये चलता रहेगा तो हमारे जो है कुछ समय बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमको जो है दैट्स वाई वी आर लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस। तो इसका आंसर आपको
इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है ना, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताया उसको कॉपी में राइट डाउन करना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।